देखेंगे ज्योग्राफी। सामान्य भूगोल की बातें कर रहे हैं और सामान्य भूगोल की कड़ी में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वह है भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ा है, भारत का भौगोलिक परिचय पढ़ा है, भारत का भूगर्भिक चट्टान को देखा है, उसके इतिहास और वर्गीकरण को देखा है। तीसरा क्या पढ़े हैं? भारत का भौतिक विभाजन और भारत का पड़ोसी देश और सीमावर्ती राज्य को पढ़े हैं ना। एकदम तोड़ तोड़ के हमने उसका अध्ययन किया है और मैंने कहा है कि ये 4 चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चन तो आना तय है। पढ़ने के बाद रिवीजन करते रहिएगा तो 5 में 5 कम से कम। हालांकि कई उसमें विरोधात्मक तथ्य भी मैंने बताया है, लेकिन हमारी आज की कक्षा जिसका संबंध हमारे अपवाद तंत्र से है, हमारे नदी तंत्र से है, जो आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जानते भी हैं कि कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको भूलना नहीं है। भारत का भौतिक विभाजन क्वेश्चन आएगा, भारत की नदियां क्वेश्चन आएगी, भारत की जनगणना बिहार की जनगणना, भारत की नदियां बिहार की नदियां क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है कि नहीं। तो कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आना तय होता है, और भारत की नदियां और बिहार की नदियां एक ऐसा पार्ट है जहां से 3 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही है, 2 तो आता ही है, 3 भी आता है। यदि आप कुछ नहर को जोड़ लीजिए, कुछ परियोजना को जोड़ लीजिए, कुछ जल संसाधन के और स्वरूप को जोड़ लीजिए तो 3-3 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। इस बार भी आपने देखा होगा कोसी को पूछा है, सबसे पुरानी नदी परियोजना को पूछा है, ठीक है। कभी त्रिवेणी नहर किस नदी से संबंधित है वो पूछ दिया, गंडक नदी से संबंधित है। तो इस तरह के तथ्य याद रखने योग्य हैं, तो 2-3 तो यूं ही बन जाते हैं। आज और कल की कक्षा में आपका तय है कि 2 से 3 क्वेश्चन बनना है, इसलिए मैंने नीचे विचार किया और सोचा कि 2 कक्षा में ऐसे भी हम नदियों को 2 कक्षा में पढ़ाते हैं, आपका भी 2 कक्षा में हम, कल हमारा क्लास का मुख्य जो धारा होगा वो नदियां ही होगी। आज का हमारा ये सहायक धारा है। तीसरा धारा क्या है? आज हम लोग तीसरे भाग में पढ़ रहे हैं, कल पहले भाग में पढ़ेंगे। यही टाइम शाम का जो समय रहेगा उसी में रहेगा जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ा सके, ठीक है कि नहीं। तो और मैंने आपसे कहा भी है कि सुबह और शाम, लेकिन अभी नहीं, जब हम कहेंगे तब सुबह और तब शाम। जब मैं न रहूं तो सुबह, अब मैं रहूं तो शाम, ठीक है कि नहीं, क्योंकि रात अपनी है बात अपनी है। मूल बिंदु पे आ जाइए। हम लोग भारत की नदियों को देखेंगे, भारत की नदियों को देखेंगे, या अपवाद तंत्र उसको हम लोग कहते हैं, या अपवाद तंत्र के रूप में हम लोग जानते हैं। किस रूप में हम लोग जानते हैं? अपवाद तंत्र के रूप में हम लोग नदियों को जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। अब सवाल उठता है कि ये अपवाद तंत्र या नदियां क्या है, रिवर सिस्टम क्या होता है। हमारी सभ्यता के विकास में और आज भी कृषि के विकास में, अर्थव्यवस्था के विकास में इन नदियों की बड़ी भूमिका है। नदियां क्या है? एक निश्चित जल राशि का प्रवाह जो गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के आधार पर आगे बढ़ती है और अंत में उसका मिलन समुद्र या सागर या महासागर से हो जाता है। कुछ नदियां बीच मैदान में भी लुप्त हो जाती है, जैसे लूनी नदी मरुस्थल में ही लुप्त हो जाती है, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारी अधिकांश नदियां का मिलन कहां होता है? सागर महासागर में होती है। तो नदियों का जो डेफिनेशन है
कोई भी चैप्टर पढ़िए तो पूछे कि ना पूछे, लेकिन पहले तो उसका बेसिक पढ़ना पड़ता है। तो लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, नदियां एक निश्चित जल राशि का स्रोत है। एक निश्चित जल राशि का स्रोत है। एक निश्चित जल राशि का स्रोत है। एक निश्चित जल राशि का स्रोत है जो गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर, जो गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर, जो गुरुत्वाकर्षण के बल के आधार पर आगे बढ़ती रहती है, आगे बढ़ती है, एवं जिसका मिलन और जिसका मिलन और जिसका मिलन और जिसका मिलन जिसका मिलन सागर या महासागर से होता है। सागर या महासागर से होता है। किससे होता है? सागर या महासागर से होता है। ठीक है। हमारी नदियां, अधिकांश नदियां कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। 77% नदियों का समागम होता है बंगाल की खाड़ी में, जिसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, कृष्णा है। ठीक है। हेलो हेलो, प्रणाम प्रणाम। ये कैसे आप समझ में बंद रहेगा? क्या कहा गया? मतलब क्या? ऐसा क्यों लगेगा आपको? ठीक है, ऐसे के लिए फोन मत किया कीजिए हमको। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, तरीका में रहिए। व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप के आधार पे आइए। मतलब कुछ नहीं होता है, बात को समझिए। इस तरह से हम फोन डील करने लगे तो पढ़ाएंगे क्या? क्लास में है, ध्यान रखिए आइंदा से। ठीक, इस तरह से जो हम रूटीन बताने लगे सबको अलग अलग, तो क्या पढ़ाएंगे हम? क्या? तो तुम लोग भी हमको फोन सोन मत करना फालतू के लिए। उसका लिए व्हाट्सएप है, जाता है, सब कुछ जाता है आपका। कहाँ थे हम लोग? हाँ हाँ, लिखेगा भारत की 77% नदियां, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, 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 कृष्णा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि जबकि 23% जबकि 23% नदियां सिंधु, नर्मदा, सिंधु, नर्मदा, सिंधु, नर्मदा, माही, तापी, सिंधु, नर्मदा, माही, तापी, तापी और पेरियार, और पेरियार और पेरियार नदियां, और पेरियार नदियां अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। इसमें नर्मदा और तापी को, नर्मदा, तापी, माही को अंडरलाइन कीजिए, बराबर पूछता है। नर्मदा, तापी, माही को हेलो, प्रणाम प्रणाम। हाँ बोलिए प्रेम जी। नहीं नहीं, अभी क्लास में है, बाद में बात कीजिए, रात में 10 बजे। सीटेट याद,
हाँ, कहां थे हम लोग? हमारा बड़ा अच्छा जगह पे थे हम लोग। हाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियां नर्मदा, तापी और माही। नर्मदा, तापी और माही, इसको याद रखिएगा, नोट में लिखिए। नोट में होता है, लिखिएगा, जल विभाजक या जल संभर। जल संभर, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं वाटर शेड। जल संभर को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर शेड। क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, जल विभाजक। माने एक नदी का जो क्षेत्र है उससे अलग करने वाली जो सीमा है वो क्या है? जल विभाजक है। जैसे कहेंगे उत्तर का और दक्षिण का बंटवारा कौन नदी करता है? नर्मदा। विंध्य पर्वत और नर्मदा नदी उत्तर को दक्षिण से, तो वो जो नर्मदा है वो क्या है? जल विभाजक है। किसके बीच? उत्तर और दक्षिण के बीच का जल विभाजक क्या हुआ? तो समझ गए? तो लिख देंगे जल विभाजक या जल संभर लिखेंगे। इसको ऐसे लिखो, एक नदी क्षेत्र को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को, दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक कहा जाता है। जल विभाजक कहा जाता है। इसका संबंध बड़ी नदियों से है। इसका संबंध बड़ी नदियों से है। इसका संबंध बड़ी नदियों से है। ठीक है? इसका संबंध किससे है? बड़ी नदियों से। तो बड़ी नदी हुआ, सिंधु हुआ, गंगा हुआ, नर्मदा हुआ, गोदावरी हुआ, ये सब क्या है? बड़ी नदी है। लेकिन छोटी नदियों का जो बेसिन क्षेत्र रहेगा उसको कहेंगे जल संभर क्षेत्र। तो लिखेंगे, छोटी नदियों के द्वारा जो प्रवाह करने वाले क्षेत्र हैं, छोटी नदियों के द्वारा प्रवाह करने वाले क्षेत्र को अपवाह कहा जाता है। जल संभर कहा जाता है, को जल संभर कहा जाता है। जल संभर कहा जाता है। जल संभर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल संभर कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए, जल संभर कहा जाता है। नोट, नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण के बीच, नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण के बीच की सीमा बनाती है, या जल विभाजक रेखा है, या जल विभाजक रेखा है, या जल विभाजक रेखा है, जल विभाजक रेखा है। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। इसको किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। यह नदी, कौन नदी? नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। नर्मदा और सोन दो नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। सोन वगैरह सबसे छोटी नदियों की कड़ी में है। कहीं दे दे आपको कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी नदी कौन है? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, सोन, मार दीजिएगा सोन पे। दे देगा दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, जिसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं? तो गोदावरी हो गया। ठीक है कि नहीं?
इसीलिए उसको हम लोग कैचमेंट एरिया, जो बड़ी नदियों का जो क्षेत्र होता है जहां विशिष्ट क्षेत्र में जल लेकर आता है, उसको कहते हैं कैचमेंट एरिया। तो बड़ी नदियों का कैचमेंट एरिया क्या होगा? बड़ा होगा। छोटी नदियों का कैचमेंट एरिया क्या होगा? छोटा होगा। कोसी हमारी छोटी नदी है तो उसका कैचमेंट एरिया भी छोटा होगा। लेकिन गंगा का क्या होगा? भारत की सबसे लंबी नदी है तो उसका क्या, ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कैचमेंट एरिया किसका सबसे कम और किसका सबसे अधिक होगा? तो सबसे कम और सबसे अधिक कैचमेंट एरिया का क्या मतलब? जहां नदी विशिष्ट जल को अपने क्षेत्र में ले आती है उसको क्या कहेंगे? कैचमेंट एरिया कहेंगे। गंगा की विशालता को देखिए और छोटी नदियों की विशालता को देखिए, अंतर पता चल जाएगा। तो वहां एक और लिख दो, कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र, ठीक है। एक नदी, एक नदी का विशिष्ट क्षेत्र से, एक नदी का जब विशिष्ट क्षेत्र से, विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, अपना जल बहा कर लाती है, तो 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 उस एरिया को, उस एरिया को, उस एरिया को कैचमेंट एरिया कहते हैं। कैचमेंट एरिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कैचमेंट एरिया कहते हैं। ओके, चलिए, हो गया। ये बेसिक था। अब लिखिए, हम जो नदियों का जो बंटवारा करते हैं, ये तो बेसिक पर है। जल संभर क्या है, जल विभाजक क्या है, कैचमेंट एरिया क्या है, जो नदियां बहती है सागर में, अरब सागर में कितना प्रतिशत मिलती है, कौन सी मिलती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां मिलती है, एकदम बेसिक बातें पढ़े हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, उत्तर से दक्षिण को कौन सी नदी काटती है, नहीं, एकदम बेसिक जानकारी परिचय में आपको मैंने दिया। अब है कि इसका विभाजन। इसका विभाजन का दो आधार है, एक हिमालय की नदियां और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है कि नहीं। और हिमालय की नदियां और पश्चिमी घाट की जितनी भी निकलने वाली नदियां सब पूर्व की ओर बहती है। हिमालय की नदियां और पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो किधर निकलती है? पूर्व की ओर निकलती है, ठीक है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से हिमालय की नदियां और पश्चिमी घाट की नदियां किस दिशा में बहती है? ए पश्चिम, दो पूरब, तीन उत्तर, चार दक्षिण। कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, जो मन में आएगा वो मार के आइएगा। कंसेप्ट रहेगा कि पूरब में बहती है, बंगाल की खाड़ी किधर है? पूरब में है, तो दिक्कत नहीं होगी। अरब सागर किधर है? अभी लिखे भी हैं आप, एक नोट लिखी दो। तुम लोग का कोई ठीक है, तुम लोग तो खैर इतना विद्वान हो, लिख दो हिमालय की नदियां और पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां, और पश्चिमी घाट की ओर बहने वाली नदियां पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। याद रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। याद रहे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत का शोक है, जो भारत का शोक है, वह पूर्वी सीमा को, वह पूर्वी सीमा को, वह पूर्वी सीमा को क्या करती है? पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है, ठीक है।
पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। कौन कौन चिन्हित करती है? अब आ जाइए। भारत की नदियों को भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। भारत की नदियों को दो भागों में बांटा जाता है। एक हिमालय नदी तंत्र, एक हिमालय नदी तंत्र में, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में। ठीक है, कॉपी के ऊपर में लिख देंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 22 का जो मैप है, नदियों का मैप है, उसको अपने कॉपी में साथ लेंगे। एनसीईआरटी का जो भारत के भौतिक पर्यावरण से संबंधित किताब है, उसका पेज नंबर 22 को अपने कॉपी में साथ लेंगे। कॉन्सेप्ट के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए नीचे आइए। साठ लेंगे मतलब साठ लेंगे। हाँ, वही किताब जो है, देखो पेज नंबर 22 में है, अपवाह तंत्र, है ना, पेज नंबर 22। कितना पेज में है? 18 में है। तुम्हारी नकली किताब है, देखे। 11 वाले में। अच्छा, ये लेटेस्ट है नहीं, नकली है। इसमें कुछ पन्ना गायब होगा, नकली है, देखते ही हमको लग गया। ठीक है, नकली है, यही है आपका 18। इसमें 18 दिया नकली किताब में, और ओरिजिनल किताब में पेज नंबर 22 है। ठीक है, इसको आप लोग या हमारे क्या नाम है, प्रकाश जी पीडीएफ भेजते ही हैं, तो देखिएगा कितना बढ़िया से वो करके भेजते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। हिमालय नदी तंत्र और दूसरा क्या है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब लिखिए दोनों के बीच में बेसिक अंतर, पैराग्राफ चेंज कीजिए। हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र की मुख्य नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु हिमालय की सबसे लंबी नदी है। सिंधु हिमालय की सबसे लंबी नदी है। हिमालय की सबसे लंबी नदी है, जिसका झेलम, चिनाब, रावी, सतलज क्या है? सहायक नदी है। आगे लिखाएंगे, रुक जाइए अभी, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी। मैप देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा कि चिनाब, झेलम, ठीक है कि नहीं, रावी, सतलज, ये सब उसके सतलज के सहायक में ब्यास आता है। तो ये सब जब देखिएगा मैप तो अपने आप, सिंधु की सहायक नदियों में 4 नदी है। कौन सी नदी उत्तर से, जैसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। ये उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो वहां पर यदि पूछ दिया तो मैप ही काम देगा, और मैप तो आपको स्वयं देखना होगा। उत्तर से दक्षिण बहने वाली सिंधु की नदी तंत्र है, दे देगा उल्टा पुल्टा। आपको याद रखना है क्या कि झेलम के बाद चिनाब है, चिनाब के बाद रावी है, रावी के बाद सतलज है। फिलहाल तो अभी हम उस पे नहीं, हम हिमालय नदी तंत्र पे हैं। हमारी आज की कक्षा का थीम है हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदियां, दोनों के बीच में अंतर कहां है। हिमालय नदी लंबी लंबी नदी होती है, जैसे सिंधु, जैसे गंगा, जैसे ब्रह्मपुत्र। पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र बनाती है। भारत की पहली नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा। भारत की पूर्वी सीमा बनाने वाली ब्रह्मपुत्र, भारत का शोक,
ठीक है, उसी पे माजुली है, माजुली द्वीप पढ़े हैं। इसी कड़ी में सिंधु नदी जो हिमालय की सबसे लंबी नदी तंत्र है, जिसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। इसी कड़ी में आपको यह जानना है कि बारहमासी होती है। हिमालय की सभी नदियां कैसी होती है? बारहमासी। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर है, और ग्लेशियर पे सूरज क्या है? किरण डालता है, तो पिघलता है, और पिघलने से ग्लेशियर का पानी नियमित रूप से आता रहता है। तो लिखेंगे दूसरा, हिमालय नदी बारहमासी है, बारहमासी है। बारहमासी का कारण समझ गए? बर्फ भी पिघलता है और वर्षा भी होती है, इसलिए बारहमासी है। बर्फ भी पिघलता है और वर्षा भी होती है। तीसरा, हिमालय नदी बड़े बड़े महाखंड बनाती है। जो बड़े बड़े महाखंड बनाती है, जो हिमालय के उत्थान के साथ साथ, हिमालय के उत्थान के साथ साथ, हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित, हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन की क्रिया के द्वारा निर्मित, अपर्दन की क्रिया के द्वारा निर्मित निर्मित है। और आपकी जानकारी में है, होना चाहिए, नहीं है तो होनी चाहिए, कि सबसे बड़ा खड्ड कौन बनाती है? सिंधु नदी। कहां बनाती है? बुंजी नामक स्थान पर। तो लिखेंगे नोट लाल कलम से, सबसे बड़ा खड्ड, महाखड्ड, गॉर्ज, उसको कहते हैं गॉर्ज। सबसे बड़ा महाखड्ड या गॉर्ज सिंधु नदी, सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पे बनाती है। बुंजी, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है। सिंधु नदी बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है, बुंजी नामक स्थान पर बनाती है। अंडरलाइन कर दीजिए। तो इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है कि हिमालय का उत्थान भी होता है और अपर्दन की क्रिया भी होती है। तो पूछेगा महाखंड के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से कारक है? तो हिमालय का निर्माण, निर्मित होना, उत्थान होना, और दूसरा अपर्दन की क्रिया, दोनों सही है। अपर्दन की क्रिया भी सही है और उत्थान भी सही है। तीसरा, तीसरी विशेषता लिख देंगे, हिमालय की नदियां भी आकार की घाटी, क्षिप्रिका और जलप्रपात बनाती है। हिमालय की नदियां भी आकार की घाटी, भी आकार की घाटी, जलप्रपात, क्षिप्रिका, क्षिप्रिका बनाती है, क्षिप्रिका बनाती है। ये सब स्थल आकृति है, जो ध्यान रखना हिमालय में ही देखी जाती है। इसलिए कभी कभी पूछता भी है कि हिमालय की घाटी में किसका दर्शन नहीं होता है? भी आकार की घाटी, खड्ड, महाखड्ड, गॉर्ज, जलप्रपात, तीनों का होता है। और चौथा दे देगा कि जो हिमालय में दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट जो लिखाए हैं उसको एकदम याद रखना है। और साथ में हिमालय की नदियों में निक्षेपण स्थल कृति बनती है। एक होता है अपर्दन से जो स्थल आकृति बनती है, एक होता है डिपोजिशन से जो बनती है, एक होता है इरोजन, इरोजन से भी बनती है, और निक्षेपण से मतलब जमाव से भी बनती है। तो लिखेंगे हिमालय की नदियां निक्षेपण से भी स्थल आकृति बनाती है, जैसे गोखुर झील, जैसे गोखुर झील निक्षेपण से भी स्थल आकृति बनाती है, जैसे गोखुर झील, डेल्टा, डेल्टा,
बाढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान। गुम्फित वाहिकाएं, गुम्फित, गुम्फित वाहिकाएं, ये सब निक्षेपण से बनती है। निक्षेपण से क्या क्या बनता है? डेल्टा, बाढ़ का मैदान, और गुम्फित से गोखुर झील। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति का संबंध निक्षेपण से नहीं है? दे दिया। ए गोखुर झील, 2 बाढ़ का मैदान, 3 डेल्टा, 4 गुम्फित, गुम्फित वाहिका, 5 जलप्रपात या महाखड्ड। क्या मारिएगा? महाखड्ड। महाखड्ड का निर्माण अपर्दन से होता है, इरोजन से होता है। ये तो आसान चॉइस है, लेकिन दे देगा 4, 1 2 3 4, दूठो दे देगा अपर्दन वाला, दूठो दे देगा निक्षेपण वाला, तो चुनने में कठिनाई हो जाएगी। तब ये लोग जैसा महान आदमी कहेगा कि कहाँ जो पढ़े वो सब कहाँ आया, सब उल्टा पुल्टा था, तो आपको जो पढ़िएगा वही दे देगा। क्या बीपीएससी लेता है दिमाग का? क्यों कहे हैं कि मैप को साटिए, ठीक है कि नहीं? उसी लेने कहे हैं, ठीक है। मार्गदर्शक का काम होता है कि बता देना कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैक्ट है, कैसे पढ़ना चाहिए। इसके बाद कंप्लीट मास्टर नहीं कराता है, कोई संस्था नहीं कराती है। कंप्लीट हमेशा विद्यार्थी का अपना मेहनत, अपना जो उसका परसेप्शन है, कितनी समझ विकसित किया, वही कराता है। मार्गदर्शक, कोई भी मार्गदर्शक, सभी मार्गदर्शक अच्छे हैं, कोई भी मार्गदर्शक आपको बता देगा, समझा देगा, करना आप ही को है। आप नहीं याद कीजिएगा तो क्या होगा? जो स्थिति है ये वर्तमान में, वो तो बड़ा निराशाजनक है कि जितने दिन से पढ़ा दिया हूं, और यदि मैं आज कहूंगा कि मैं 10 क्वेश्चन पूछूंगा, तो मुझे लगता है कि सब लोग, एक आधी लोग 10 में से 5-6 का जवाब दे पाएंगे। ये हंसने की बात नहीं है, शर्म का बात है कि आप इतना विस्तार से इन चीजों को पढ़ते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि मैं पढ़ा किसको रहा हूं, ठीक है कि नहीं? लेकिन खैर, प्रोफेशनलिज्म है कि पढ़ाना है आपको, ठीक है। लेकिन आप जब तक अपने नहीं चेतिएगा, प्रतिबद्ध नहीं रहिएगा, तो कठिनाई होगी। इस बात की चर्चा मैं बराबर कहता हूं, इस प्रोफेशनल मन से करता हूं कि आपको जो चीज आप पढ़ लिए उसको जाकर के आप काम कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, ठीक है कि नहीं? इसी कड़ी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह सब क्या है, यह निक्षेपण से बनने वाली स्थल आकृति है। और आप पढ़े थे कि भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील या एशिया का ही सबसे बड़ा गोखुर झील कामर झील है, पढ़े थे, लिखे भी है। कामर झील कहाँ है? बेगूसराय है, जो बिहार का पहला रामसर स्थल है। बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गया, नक्की, नक्टी, जमुई में और कामर। अब भारत में टोटल रामसर स्थल की संख्या 85 हो गई, सब पढ़े हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सबसे ये सब पढ़ा हुआ है। अभी हाल में भी 3 में 2 तमिलनाडु है, 1 मध्य प्रदेश है, तवा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर पढ़ाए थे। कूनो अभ्यारण्य के बाद चीता का पुनर्वास कहां हो रहा है? गांधी सागर अभ्यारण्य में हो रहा है, जो राजस्थान की सीमा से लगे पश्चिमी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में। अब मंदसौर अफीम के लिए प्रसिद्ध है। भारत में अफीम के लिए 2 ही जिला प्रसिद्ध है, एक गाजीपुर और दूसरा मंदसौर। अफीम के लिए 2 ही जिला प्रसिद्ध है, एक है मंदसौर, दूसरा है गाजीपुर, ठीक है। एक है मंदसौर और दूसरा है गाजीपुर। अफीम। विश्व में सबसे प्रसिद्ध कौन है? अफगानिस्तान। कॉपी के ऊपर में लिख लो। देखो, कोई भी बात लिखे ना तो उसका कुछ ना कुछ आशय होता है, ठीक है। मंदसौर, मंदसौर और क्या है? गाजीपुर। चलिए, ओके। इसी कड़ी में आ जाइए। हिमालय नदी में हम लोग थे अभी, तो हिमालय नदी,
हिमालय नदी में गोखुर झील है, डेल्टा है, इसे निक्षेपण से बनने वाली स्थल आकृति है। हिमालय नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे ऐसे चलती है, सर्पिलाकार, सर्प के आकार में चलती है, बहती है। तो लिखेंगे हिमालय नदी सर्पिलाकार होती है। और कुछ नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, और कुछ नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। जैसे जैसे कोसी, जैसे कोसी, जैसे कोसी अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है, कुख्यात है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। किसे बिहार का शोक कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, शोक कहते हैं। यह गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में, यह गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी है, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर है। ठीक है, यह हिमालय के तिब्बत से सप्तकोशी क्षेत्र से निकलता है। ये हिमालय के तिब्बत सप्तकोशी क्षेत्र से निकलता है, सप्तकोशी क्षेत्र से निकलता है। और 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में, और 1954 ईस्वी में इस नदी पर भारत और नेपाल के सहयोग से, भारत और नेपाल के सहयोग भारत और नेपाल के सहयोग से बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया। 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 किसका? और बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब समझते ही हैं कि बाढ़ का नियंत्रण के साथ साथ सिंचाई का प्रबंधन, जल विद्युत का निर्माण, पर्यटन के केंद्र, रास्ता, मार्ग, परिवहन, ये सारा बहुउद्देशीय डैम का उद्देश्य होता है। पहले सहरसा जाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन उस पे बांध बनाए, परिवहन का सब तो सड़क बन गया, रेल बन गया, कोसी महासेतु का निर्माण हो गया अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। अब सहरसा 2 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं, 3-3.5 घंटा में पूर्णिया चले जाते हैं, 4-4.5 घंटा में हम लोग सिलीगुड़ी पहुंच जाते हैं। जबकि एक समय आप शाम में चढ़ते, कल सुबह पहुंचते। पहले यात्रा बड़ा कठिन होता था, बड़ा झेलाऊ होता था। ठीक है कि नहीं? सहरसा जाता था, हमें याद है लड़के लोग पहले सहरसा से पढ़ने सीएम साइंस कॉलेज में आते थे। एक जानकी एक्सप्रेस होता था, वो जानकी एक्सप्रेस 8 बजे चलता था, सुबह पहुंचता था कहाँ? सहरसा। फिर उधर से भी उसी तरह से था। अब देखो कि अब हम लोग 4 घंटे में ट्रेन से पटना पहुंच जाते हैं, 2.5 से 3 घंटे में सड़क मार्ग से हम लोग पटना पहुंच जाते हैं। और विमान सेवा हो जाए तो 15 मिनट में पटना। एयरपोर्ट तो बन ही गया है। हम लोग दरभंगा से देवघर, पटना से देवघर का फ्लाइट है कि नहीं? 2200 रुपया लेता है, 15 मिनट में देवघर पहुंचा देता है। यात्री की संख्या है।
हमारे यहाँ यात्री उसको नहीं मिलता है, इसलिए इस पर विचार नहीं करता है। दरभंगा से पटना यदि चला जाए तो अब 2000 रुपया ले, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। 15 मिनट में पटना, कभी सोचे थे कि 15 मिनट में पटना पहुंच जाएंगे? ठीक है कि नहीं? हमारे लिए तो बहुत आसान होगा, हमारे लिए बहुत आसान होगा। उधर से निकलेंगे, फिर पहुंच गए 6:15 6:30 बजे, वहां से लेने आ गया, फिर कक्षा उक्षा लिए, फिर फ्लाइट से, फिर कितना आसान हो जाए। ऐसा होना चाहिए। या हेलीकॉप्टर सेवा रहे, हेलीकॉप्टर पर बैठो 15 मिनट की जगह 25 मिनट लगेगा, विमान में थोड़ा सा समय कम लगेगा। लेकिन यहाँ विमान में क्या होता है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, 1-1.5 घंटा उसका सिक्योरिटी चलती रहती है। खैर चलिए मूल में आ जाइए। हम लोग अभी कोसी में थे, बिहार के शोक में थे। भारत का शोक ब्रह्मपुत्र, बिहार का शोक क्यों है बिहार का शोक? क्योंकि मार्ग बदल देती है, मार्ग बदल देती है। निकलती कहां से? चीन के तिब्बत से। इसलिए चीन जब यह डैम बन रहा था 1954 में, तो इसका विरोध कर रहा था। चीन के द्वारा विरोध का कारण समझ गए, क्योंकि उसका उद्गम वहां से है, हिमालय पर्वत से है, तिब्बत से है, तो स्वाभाविक है कि इसका विरोध। याद रखेंगे। नेक्स्ट, हिमालय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र, हिमालय नदी तंत्र में अवसाद ज्यादा रहती है। अवसाद, अवसाद समझते हैं? अवसाद ज्यादा होती है, अवसाद ज्यादा होती है, इसीलिए डेल्टा बनाती है, इसीलिए डेल्टा बनाती है, इसीलिए डेल्टा बनाती है। इसीलिए क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो क्लियर कट कंसेप्ट हुआ कि डेल्टा क्यों बनाती है? क्योंकि अपने साथ क्या करती है? अपने साथ, ये मान लिया गंगा निकली गंगोत्री से, अब ये गंगा गंगोत्री से निकली और अपने साथ क्या की? यहां से थोड़ा सा अवसाद ले ली, फिर यहां से कट गई, गोखुर झील वगैरह बन गया। थोड़ा अवसाद लेते हुए जितना कूड़ा करकट सब है ये सब लेके यहां पे त्रिभुज आकार बना देगी। अब त्रिभुज आकार बना देगी तो ये त्रिभुज आकार ही क्या है? यही ना डेल्टा है। जो सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन की डेल्टा, जो किस पर है? गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे है। ठीक है कि नहीं? गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम पे कौन सी डेल्टा? सुंदरबन। सुंदरबन का अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल। सुंदरबन का क्षेत्र जहां सुंदरी वनस्पति मिलती है, मैंग्रोव वनस्पति, कहां? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति भी सबसे अधिक कहां है? पश्चिम बंगाल। मैंग्रोव वनस्पति की जड़ को क्या कहते हैं? निमेटोफोर कहते हैं। उसकी जड़ें काफी गहरी होती है, इसीलिए सुनामी वगैरह में भी जो जलीय भूकंप आता है, जापान, ये सुनामी जापानी शब्द है, और ये जो सुनामी वगैरह आता है उससे कोई प्रभाव मैंग्रोव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। इसलिए समुद्र तट के किनारे हम लोग मैंग्रोव विकास योजना चलाते हैं, जिससे कि उसकी जो जड़ें गहरी है तो वो सुनामी के प्रभाव को रोक सके। सुंदरबन के क्षेत्र में एक बाघ पाया जाता है, क्या नाम है उसका? रॉयल बंगाल टाइगर। क्या नाम है उसका? रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। सुंदर कुछ भी रहेगा सब बंगाल, सुंदर कुछ भी रहेगा। अब ऐसा नहीं कहना सर ममता बनर्जी, हम व्यक्ति की बात तो नहीं कर रहे हैं, सुंदर शब्द की बात कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? मुख्य बिंदु पे आ जाइए। फिलहाल जो मैंने अभी आपको जानकारी दिया उसको याद रखिए। अब आइए प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, तो लिखिएगा। अब हिमालय नदी तंत्र खत्म, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र तब उसका उल्टा रहेगा। जैसे सिंधु नदी तंत्र लंबी होती है, ये क्या होती है? छोटी होती है। इसकी सबसे लंबी जो है नदी गोदावरी है, 1465 किलोमीटर। तो कितना आसान है, तो लिखेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र छोटी होती है एवं बरसाती, एवं बरसाती।
एवं बरसाती, बरसाती बरसाती, और सीधी बहती है, सीधी बहती है, मतलब टेढ़ा मेरा नहीं बहती है, सीधी बहती है, खड्ड का निर्माण नहीं करती है। ऐसे लिखो, ना तो खड्ड का निर्माण करती है, ना डेल्टा बनाती है। ना तो खड्ड का निर्माण करती है, महाखड्ड गॉर्ज का निर्माण करती है, और न ही डेल्टा बनाती 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 है। यह नदी तंत्र, मैंने प्रायद्वीपीय नदी तंत्र एस्चुरी का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। सुन लीजिए, अब सबसे लंबी नदी इसकी कौन सी है? गोदावरी, 1465 किलोमीटर। लिखेंगे अति महत्वपूर्ण, नोट में, नोट लाल कलम से, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि, अति महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय तंत्र की, प्रायद्वीपीय तंत्र की, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। जिसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 3 लाख वर्ग किलोमीटर है, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में, सबसे अधिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सबसे अधिक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश में बहती है, और आंध्र प्रदेश में बहती है। नासिक जिला से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वहां। कहां? त्र्यंबकेश्वर महादेव भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर महादेव भी है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है, और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी नासिक से गोदावरी निकलती है। जो अधिकांश भाग कहाँ है? 49% गोदावरी जो बहती है 49% महाराष्ट्र में, और शेष 20 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और शेष जो 50 बचता है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी सहायक नदी बड़ी चर्चित है, लिख देंगे। अति महत्वपूर्ण है कि इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी वर्धा, वर्धा,
बेन गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा, पेन गंगा, बेन और पेन, पेन गंगा, प्राणहिता, प्राणहिता, मंजीरा, मंजीरा और इंद्रावती, और इंद्रावती, इंद्रावती, इंद्रावती है। कौन कौन हुआ? वर्धा, पेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती है। बाहवा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, कोड भी बताते हैं। कोड क्या है वो? बाहवा प्राइम मिनिस्टर, बाहवा, बाहवा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। बा से, डब्लू से क्या हुआ? वर्धा, डब्लू से क्या हुआ? बेनगंगा, पी से क्या हुआ? पेनगंगा और प्राणहिता, एम से क्या हुआ? मंजीरा, आई से क्या हुआ? इंद्रावती, और जी से हुआ गोदावरी। ठीक है, जी से क्या हुआ? गोदावरी। वहां पे एक लाइन लिख देंगे, आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी, आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी के बाद, आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी के बाद, आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर, यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर, यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर, यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर डेल्टा का निर्माण करती है, एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। कौन? कौन? गोदावरी। नेक्स्ट में लिख देंगे, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, गोदावरी नदी पर पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, पोलावरम सिंचाई परियोजना, कलेश्वरम सिंचाई परियोजना, कलेश्वरम सिंचाई परियोजना, श्री राम सागर परियोजना, श्री राम सागर परियोजना, श्री राम सागर परियोजना अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। एक नोट में लिख देंगे, प्राणहिता इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, प्राणहिता इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, प्राणहिता सबसे लंबी सहायक नदी है, जबकि प्रवरा सबसे छोटी, जबकि प्रवरा सबसे छोटी, प्रवरा सबसे छोटी नदी है, प्रवरा गोदावरी की सबसे छोटी नदी है। बस, ठीक है, सबसे छोटी नदी है। प्राणहिता सबसे लंबी है गोदावरी की, और प्रवरा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज एक भाग कंप्लीट हुई। एक भाग क्या था? भाग एक कि हिमालय नदी, पहले नदी को समझे और नदी का वर्गीकरण पढ़े, हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र में
उसकी बेसिक फीचर को पढ़े और उसी तरह से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बेसिक फीचर और उसके एग्जाम्पल्स वगैरह को हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी आज की यह कक्षा समाप्त होती है। और जब भी कोई कक्षा समाप्त होती है बच्ची, थोड़ा सा कंट्रोल करो, ठीक है कि नहीं? अब ये नहीं कहना सर नहीं होता है कंट्रोल, सर क्या करें सर, ठीक है? तो हमारा लास्ट है बूस्टर फैक्ट, और उसके बिना तो हम जाते नहीं हैं। तो लिखिएगा बूस्टर फैक्ट। बूस्टर फैक्ट, सभी नदियों का पिता इंडस को कहा जाता है। सभी नदियों का पिता इंडस को कहा जाता है। सभी नदियों का जनक सिंधु नदी है। सिंधु नदी है, हाँ, जो चीन, पाकिस्तान और भारत में होकर बहती है, जो 3 देशों से होकर बहती है। जो चीन, भारत और पाकिस्तान से होकर बहती है। नेक्स्ट, अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल चीन तिब्बत मानसरोवर है। चीन तिब्बत और मानसरोवर है। चीन तिब्बत और मानसरोवर है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। चिनाब है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाब है। याद रखिएगा, ठीक है? सिंधु नदी की कई सहायक नदी है जो उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित है। सिंधु नदी की कई सहायक नदी है जो उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित है। झेलम, झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, राबी, सतलज। झेलम, चेनाब, राबी, सतलज, राबी और सतलज। कौन कौन हुआ? पहला राबी, सतलज, राबी और सतलज। नेक्स्ट, भूलेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे छोटी नदियों में, सबसे छोटी नदियों में, सबसे छोटी नदियों में पंबा, 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 पंबा है, पंबा है। नेक्स्ट, मांडवी और ज्वारी नदी, मांडवी और ज्वारी नदी गोवा में बहती है। मांडवी और ज्वारी नदी कहां बहती है? गोवा में बहती है। गोवा में बहती है। गोवा में बहती है। गरसोप्पा जलप्रपात,
जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है गरसुप्पा जलप्रपात, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है, शरावती नदी पर है। बस हम लोग आज यहीं तक देखेंगे, छोटी बड़ी बातों को कल हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करते हैं और हमें आप जाने की इजाजत दीजिए। सबको इकट्ठे आपका